राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे मित्र भाई धीरेन्द्र जी पुंडीर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं। आपका एक बहुत शानदार यूट्यूब चैनल है, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल। आपसे सबसे नम्र निवेदन है कि धीरेन्द्र भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरेन्द्र भाई राम राम। राम राम जी। धीरेन्द्र भाई, आज हम चर्चा करेंगे कि पिछले 3-4 महीनों में जो देश का घटनाक्रम हुआ, उसमें सबसे लेटेस्ट है इंडो पाक युद्ध। उसके पहले वक्फ कानून में बदलाव, नया कानून। उसके पहले संभल की मस्जिद वाला घटनाक्रम, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाना पकड़ पकड़ के। इन सभी घटनाक्रम से भारत में जो मुस्लिम राजनीति है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें कोई बदलाव या कोई ऐसा कोई खास शिफ्ट आप देख रहे हैं क्या पिछले 4 महीने की घटनाक्रम में? धन्यवाद आपका बाबा जी, और तमाम जो भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद, और आपने जिस तरह चैनल का नाम लिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सवाल है ये वाकई बहुत सारगर्भित सवाल है, क्योंकि ये तो चीजें दिख रही हैं कि साहब वो जो है वक्त पर बात हो रही। हमने देखा जो पाकिस्तान के साथ जिस तरह का भी युद्ध भी हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। वो चीजें इस मुस्लिम पॉलिटिक्स को बदल रही हैं या नहीं, ये वाकई एक बड़ा सोचने वाला सवाल है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अंदर एक चर्निंग शुरू हुई है। दरअसल जब तक आप कोई चीज को, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कुछ भी हो, जब तक आप किसी पर फोर्स अप्लाई करके उसका मूवमेंट नहीं होते, यानी आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक कोई मोमेंटम नहीं होता। कोई चीज इनर्शिया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो सब जगह दिखाई देता है। तो आप देखेंगे, आपने बहुत अरसे से बाबा जी हिंदुस्तान की राजनीति में अगर हम देखते हैं 1967 से पहले का फेज और 1967 के बाद का फेज, दो हिस्सों में हम बांटते हैं। अगर पूरी पॉलिटिक्स को देखें तो जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस को अपने दम से बहुमत मिल रहा था, उस समय तक आप कुछ प्रोसेस में चेंजेस देखते थे। उस समय हालांकि मुस्लिम लीग की वो तमाम लीडरशिप जो पाकिस्तान नहीं गई थी और पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा ताकत जिसने लगाई थी, वो कांग्रेस में मर्ज कर गई थी। वो तमाम लोग कांग्रेस में चले गए थे। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपको अभी अली खान महमूदाबाद का दिख रहा होगा। अली खान महमूदाबाद के पिता जो है वो 2 बार विधायक बने कांग्रेस से, और उनके बाबा जिन्ना के सबसे करीबी सहयोगी और पूरे उसके खजांची मुस्लिम लीग के, और उन्होंने पाकिस्तान जाना पसंद किया था। बाकी सब लोग यहां रह गए, ताकि चूंकि 40 से 50 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसको भी कंट्रोल में रखना था, यहां भी और वहां। उनके लिए कराची में सड़क भी है, उनका एक नाम भी है। उसी तरह से उनके जो पड़ बाबा थे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले वीसी थे, अलीगढ़ के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शस्त्रागार थी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय की मुस्लिम पॉलिटिक्स को उन तमाम लोगों ने कंट्रोल किया जो लोग मुस्लिम लीग के समर्थक थे, या जो लोग इस देश के 2 टुकड़े करके एक हिस्से को दारुल इस्लाम की पहली विजय के तौर पर देख रहे थे और दारुल हर्ब में एक लंबी लड़ाई के लिए दूसरी तैयारी कर रहे थे। उसमें कुछ लोग अलग अलग चीजें, मुझे लगता है कि जो कि लोगों को इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं, इसको एक क्लियर कट भारत के राष्ट्रबोध के तौर पर देखने की जरूरत है। तो आपने देखा होगा कि उस समय तक ज्यादातर बड़े घरानों के, खासतौर से वो जिनकी चली आ रही परंपरा थी, आप सोचिए मुख्तार अंसारी किस तरह लीडर हो गया, उसके भाई अफजल अंसारी कैसे लीडर हो गए, आप तो वहीं के, आपको तो वहां की एक एक पत्ते को भी जानते हैं। तो ये सब क्योंकि वो उन परिवार, जो परिवार चल रहे थे, जो उस समय के बड़े राजघराने, नवाबी मतलब परिवार, राज तो हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो नवाबी परिवारों से
तो उनका एक प्रभुत्व रहा, मुस्लिम लीग का आइडिया वो धीरे धीरे चलाते रहे, लेकिन चूंकि नेहरू को उस तरह की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो वो इस तरह का क्लियर कट कोई चीजें, हालांकि पहले सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने ये शुरू कर दिया था कि किताबों में जो हिस्ट्री का है वो ट्रांसलेशंस हो, लेकिन उनमें एडिटिंग साथ में हो जाए। जो हिस्टोरियंस थे जो वहां साथ में आए थे मुगल बादशाहों के या हमलावरों के, उसका पॉलिटिक्स पर असर दिखने लगा था। यानी मुस्लिम पॉलिटिक्स ने जहां भी मौका मिला, उसने जो डिवीजन था इंडिया का, उसको सॉफ्ट करके दिखाने की कोशिश की, हिंदुओं को बराबर का जिम्मेदार दिखाने की कोशिश की, और वो थोड़ा सॉफ्ट थी। उसके बाद 67 का समय आता है और पहली बार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुमत नहीं मिलता। कांग्रेस को याद होगा संविध सरकारें बनी कुछ राज्यों में, तो ये एक चौंकने का समय था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वामपंथियों की मदद ली। याद होगा उस सरकार को वामपंथियों ने बचाया। उसी समय क्या होता है, उसी समय मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक और फेज शुरू होता है। अचानक आपको दिखता है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में चेंज आ जाता है, उनके लिए ईदगाह का समय शुरू हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे अब वो डिमांडिंग करने लगते हैं, क्योंकि आप उन पर आश्रित होने लगते हैं। वामपंथ एक प्रिकर्सर होता है इस्लामिक जिहाद का, ये पूरी दुनिया का डाटा है, आप उसको गौर करके देख सकते हैं। तो वहां उन्होंने एक गठबंधन तैयार किया और एक राष्ट्र जो अपने लगातार 1800 साल के संघर्ष के बाद अपनी शेप ले रहा था। कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज को बहुत कोने में दबा देते हैं, तो जब वापस आने का टाइम लगता है, उस समय में वो शेप लेना कोशिश कर रहा था, तो वहीं वो कुठाराघात हो गया। और फिर ऐसे मुस्लिम लीडर्स की जरूरत पड़ने लगी जो बहुत ज्यादा उत्तेजक बयानबाजी और अपने आइडिया को क्लियर कर सकते थे। 80 के मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे आपने देखा होगा कि हाजी जो इमाम हैं, इमाम बुखारी, वो एक सामने उभर के आते हैं। याद होगा आपको कि फिलिस्तीन के लिए हर शुक्रवार को एक जुलूस निकला करता था कि साहब वो खुतबा पढ़ेंगे और साहब यहाँ हो रहा, और वहां से फिर वो चल देते थे। बल्कि चरण सिंह के समय, चौधरी चरण सिंह के समय भी उन्होंने कॉल दी थी। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम भी कवर किया, मैं आज तक में था, तो वो एसओ उस समय मौजूद थे जो उस समय चौकी इंचार्ज थे। उनको कहा कि सीधा एचएम से फोन आया, उस समय होम मिनिस्टर शायद होते थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कह रहा है, तू रोक सकता है? उसने कहा साहब 2 मिनट लगेंगे। और उसने जाके कहा कि इमाम साहब अगर आप सीढ़ियों से उतर गए तो चढ़ेंगे नहीं। रुक गया। तो मतलब, लेकिन उस समय की पॉलिटिक्स ने मुस्लिम्स के आगे एक तरह से मुस्लिम वोटों के लिए समर्पण करना शुरू किया, और उनको ये लगा मुस्लिम जो लीडरशिप है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं। और उसी की परिणति ये है कि 80 के दंगे हुए यूपी के। मैं यूपी के इसलिए क्योंकि यूपी की हम लोग पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे। तो 80 के दंगे में जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। शफी चौधरी आपको याद होगा, वही जो मुस्लिम लीग का था, कांग्रेस कन्वर्टेड हुआ जब विष्णु साय सक्सेना की रिपोर्ट इस सरकार ने पेश की। जस्टिस योगी सरकार ने इतना बड़ा हौसला रखा, 43 साल बाद उसकी रिपोर्ट को सामने लाया गया, तो उसमें पता चला कि मुस्लिम लीग के थे। इसके बाद आप मेरठ के दंगे देखिए, इसके बाद मतलब एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गया जिसमें मुस्लिम लीडरशिप ये समझ गई कि इनको वोट चाहिए, लिहाजा इनको बदले में हमको रियायत देनी है, और रियायत उनको पर्सनल, साथ ही साथ उनको जो दारुल हरब से इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का धीरे धीरे वो लेवल भी था। और चूंकि जब आपने कोई डिमांड नहीं की, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, आप जातियों के आधार पर बटे हुए एक ऐसे रास्ते जिसके पास एक दूसरे के सूचना के जो संचार के साधन थे वो भी नहीं थे। तो केरल में क्या हो रहा है, केरल में हिंदू मन्नानी संगठनों को मारा जा रहा है, वहां किस तरह से एक पूरा पेट्रो डॉलर की दुनिया बदल रही है, वो सब आपको नहीं मालूम हो रहा था। तो ये लीडरशिप अलग अलग जगह सेग्रीगेट, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप एक साथ प्रेस कर रही थी। अब आता है 2014 के बाद का दौर। इस दौरान आपके यहाँ आतंकी हमले होते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, जब वो 2008 का इतना बड़ा दंगा मतलब हमला होता है इस देश में, तो भी प्रधानमंत्री हवाना जाते हुए प्लेन में अपने रिपोर्टरों से कहते हैं कि साहब पाकिस्तान भी हमारी तरह उसका पीड़ित देश है। तो ये एक आइडिया था। आप ये सोचिए ये कैसे इस देश में संभव हो सकता है, उस देश में जिसका धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ है, दुनिया में हो सकता है, लेकिन इस देश का, वहां एक कांग्रेस का ताकतवर मिनिस्टर भी रहा और जनरल सेक्रेटरी भी हो, और वो मुंबई हमले में आरएसएस की साजिश, ये किताब कैसे लॉन्च हो सकती है? मतलब ये मैं वो केस बता रहा हूं जिससे कि आपका दिमाग एकदम झन्ना सकता है कि ये हो क्या रहा है भाई इस देश में।
तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को ये यकीन था कि तुम्हारी वोटों के बिना सरकारें नहीं बनेंगी। उसी दौरान मुलायम सिंह जैसे लोग, लालू प्रसाद यादव, मतलब मैं उसका ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिक्स के उदय की बात कर रहा हूँ। उस पॉलिटिक्स का उदय होता है जो कुछ जातियों के पोप के तौर पर उभर कर आते हैं और मुस्लिम वोटों को और ताकत देते हैं, उस लीडरशिप को और ताकत मिलती है। आजम खान जैसे, सी के जाफर शरीफ जैसे और ए आर अंतुले जैसे इस तरह के अलग अलग जगह लीडर्स उभर के आते हैं जो वोट बैंक के देते हैं और बदले में अपने लिए रियायत हासिल करते हैं, अपने लिए में सही और गलत सब। अब आप आजम खान जैसे लोगों को देखो जिन्होंने पूरे यूपी में सरकार गवर्न कर दी और ये मुलायम सिंह समझ गए कि भाई हमको एक गठबंधन बनाना है जिसमें, लेकिन 2014 के बाद जैसे सब कुछ बदलने लगा। 2014 एक ऐसी सरकार थी जिसने कहा कि हमको सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने चूंकि टिकट भी नहीं दिया, उन्होंने किसी को कहा भी नहीं और लोगों ने उनको वोट भी नहीं दिए और तमाम मुस्लिम वोट चूंकि वोट बैंक के तौर पर बिहेव करता था इसलिए उसके लीडर पर इतनी ताकत भी आती थी। और इस दौरान आप देख रहे थे कि जब मोदी आते हैं या योगी आते हैं तो वो मुस्लिम लीडरशिप के अंदर एकदम आप टेक्टोनिक शिफ्ट देखते हैं। अब मुस्लिम लीडरशिप ये सोचती है कि इस पूरे नए चीज का जिसमें चूंकि समय वो भी आ चुका है, संचार भी आ चुका है, लोग अब यहाँ जो हिंदू नाम का एक राष्ट्रबोध है वो भी जागृत हो गया, उनके पास बाबा रामदास या जयपुर डायलॉग या इस तरह के नैरेटिव जो बिल्डर्स हैं जो टकरा रहे हैं वो भी आने लगे हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपने देखा एक नई लीडरशिप धीरे धीरे मुस्लिम क्लास में उभर रही है। भले ही आप उसका रिश्ता जो है रजाकारों से जोड़ लें या किसी से जोड़ लें, जो हम लोग ओवैसी बंधुओं को देखते हैं, ओवैसी बंधुओं का आप पूरा शिफ्ट देखिए, वो एक हैदराबाद के उस हिस्से से निकलकर आज देश में भले ही आप उसको बहुत ज्यादा वोट ना कर रहे हो, लेकिन वो जो एक आवरण मुस्लिम वोटर्स का ये था कि हम एक सेकुलर वोट बैंक का जो वर्ड इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो एक कास्ट के साथ मिलके कॉम्बिनेशन बना के जीत सकते हैं, ये बात अब उनके जहन से साफ हो गई। तो लिहाजा एक दो तरह की लीडरशिप आप उभर रही है जो सीधे तौर पर यह कहती है कि मुस्लिम वोट सिर्फ मुस्लिम को दिया जाए, ये सीधी बात हो गई है। दूसरी जो अखिलेश यादव को किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले अखिलेश यादव की बात मानती है, वो हो गई क्योंकि वो ये जानती है कि अभी हमको सेकुलर वोट चाहिए ताकि हम जीत सके। तो ये एक चर्निंग उस प्रोसेस में है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रेशर वक्फ बोर्ड का आया है, जो वक्फ बोर्ड का वापस लेने का जो फैसला, जो कानून आया है, जो उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं 2013 के बाद पूरी तरह से उसको बदला गया है, आप ये देखिए ओवैसी के बयानों को गौर कीजिए आप, जो भारत पाक मुसलमान, जो भारत पाक युद्ध में है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपकी बीजेपी पार्टी जो है इस देश की, आपकी का मतलब जो देश का है, उस पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं बोल पा रहा जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं साफ तौर पे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ये देश का 12 से 20%, मैं अभी भी कह रहा हूं बाबा जी, इस पर बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूं सिर्फ 12 से 20% हिंदू वोटर्स ये सोचने लगा है कि ये देश मेरा है, मैं इस देश का नेचुरल हकदार हूं, क्योंकि डिवीजन में धर्म के नाम पर जिन्होंने मांगा था मैंने उनको वापस कर दिया, उनका देश दे दिया, अपने पे घाव सह के दे दिया, अब ये मेरा है और इसका हकदार मैं हूं। इससे पहले इस देश को हिंदू ओन नहीं करते थे। ये 15 से 20% अब ऐसे लोग आ गए हैं जो जाति से ऊपर उठ के वोट करते हैं, जो क्षेत्रीयता से ऊपर उठ के वोट करते हैं, जो भाषाई विविधता से ऊपर उठ के वोट करते हैं। ये वोट जो है मुस्लिम लीडरशिप के अंदर बहुत डायनामिक चेंजेस ला रहा है, वहां बहुत सारे लोगों को ये सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है कि अब ऐसे चल नहीं सकता है। जिस कश्मीर को मैंने लगभग 2006-7 से मैंने जाना शुरू किया था और उसको मैं अभी देख रहा हूं, उनके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। हालांकि हम उन चेंजेस से बहुत भ्रमित इसलिए नहीं हो सकते, इस तरह के चेंजेस आपने बहुत बार बाबा जी देखे होंगे कि एक शांति का फेज आता है, फिर दोबारा कोई एक घटना होती है, फिर वो खड़े होते हैं, फिर दोबारा शांति का फेज आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि लद्दाख अलग हो गया, जिसकी डेमोग्राफी आप बदलना चाह रहे थे। जम्मू को लगभग एक तरह से वहां की लीडरशिप और उन तमाम चीजों के प्रयासों के बावजूद भी वहां लोग काफी तरीके से विरोध करते हैं अगर डेमोग्राफिक बदलाव है। तो रही बात अब कश्मीर को लेके, तो आपने कश्मीर को एक जगह खड़ा कर दिया। आज अगर मैं उमर अब्दुल्ला को देखता हूं, चूंकि अब्दुल्ला फैमिली के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं या कलर बदलने की जो प्रोसेस है, उसमें कई बार मुझे लगता है गिरगिट को सीखना पड़ेगा उनसे,
कई बार ऐसा लगता है कि कमजोर पड़ जाता होगा, उनकी क्लास में आना पड़ेगा उसको। लेकिन अभी का जो फेज है, मुझे लगता है उसमें उमर शायद इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि ये देश बदल चुका है, लिहाजा अब मुस्लिम लीडरशिप को बदलना पड़ेगा। दो हिस्से होंगे आपके यहाँ, दो हिस्से का मतलब पॉलिटिकल दो हिस्से हैं, जो एक हमास वाली लाइन जिनको टो करनी है, जैसे फिलिस्तीन के लिए आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के झंडों को नीचे से उतारा जा रहा है, उखाड़ रहे हैं और वो नारे लगाने पे हमला कर रहे हैं। ये वो लीडरशिप, वो ये जो मुस्लिम वर्ड है, जो पीएफआई या जमात या इस तरह की लीडरशिप से प्रेरित है, उसकी लीडरशिप भी अंदर अंदर आपको दिखाई देगी। दूसरी तरफ वो लीडरशिप है जो अब रिकंसाइल करना चाहती, जो ये सोचना चाहती है कि ये भारत अब वो वाला भारत नहीं है जिसको हमने अब तक देखा था और हम एक के बाद एक हिस्से हासिल करते जा रहे थे। आप देख रहे थे हरियाणा चुनाव से पहले ये बिल्कुल श्योर लग रहा था कि जैसे वहां कांग्रेस आ रही है, ये पूरे सब चीजें आने लगी थी। लेकिन अचानक बांग्लादेश होता है और हरियाणा का रिजल्ट बदल जाता है। तो ये चीजें धीरे धीरे मुझे लगता है मुस्लिम लीडरशिप के अंदर एक चर्निंग चल रही है। बाबा जी अब वो फाइनली किस शेप में जाएगी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ओवैसी पाकिस्तान को जाके गरियाना चाहते हैं, वो वक्फ की पोजीशन पहले से लेना चाहते हैं, क्योंकि वक्फ पर फैसला मुझे लगता है कि जिस तरह का कानून है उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो लिहाजा अभी से अगली लड़ाई की तैयारी वो कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि इसका फाइनल शेप क्या होगी, लेकिन अभी वो एक दूसरे के साथ चर्निंग में है। जी नहीं, पर हिंदुत्व फोर्सेस के खिलाफ जो मुस्लिम कंसोलिडेशन है और इंडिया अलायंस ने जो मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश की है, जिसमें वो 2024 के चुनाव में तो काफी हद तक सफल होते दिखे, तो क्या ये मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हिंदुत्व के खिलाफ अब इंडो पाक युद्ध और वक्फ बोर्ड और संभल वाले प्रकरण के बाद ये और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखेगा आपको आने वाले चुनाव में, स्पेशली यूपी बिहार में? ये बहुत मजबूत होगा, क्योंकि मैं लीडरशिप का, चूंकि मुझे लगता है कि मैं उस सवाल को उस तरफ ले गया था, लेकिन अगर आप इस कंसोलिडेशन में देखें तो ये ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आपको एक बात गौर करनी पड़ेगी। एक मैंने टीवी चैनल्स पर, आपको याद होगा जब बिहार का इससे पहले वाला चुनाव हो रहा था, तो एक रिपोर्टर किशनगंज पूर्णिया में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो उस खास हिस्से में जहां मुस्लिम, और आपको याद होगा वहां 5 विधायक जीते थे एआईएम के उस इलाकों में से, तो वो जब उससे पूछता है, वो इतना बड़ा जवाब था, मुझे लगता है उसको रियलाइज करना चाहिए। उसमें वो जो मुस्लिम वोटर है वो निकल के कहता है, उसने पूछा कि आप, वो कहता है कि जहां हम हमारा जिता सकते हैं, जहां हम हमारा जिता सकते हैं, यानी मुस्लिम वोटर्स इतने हैं कि वो अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, वहां हम हमारी पार्टी को, जो सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, उसको जिताएंगे। जहां हम हमारा नहीं जिता सकते, वहां हम उन सेकुलर्स को जिताएंगे जो बीजेपी के खिलाफ सबसे ताकतवर होंगे। तो ये क्लैरिटी है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम लीग को मिले हुए 1940 के वोटों के बाद का अगर आप परसेंटेज देखते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इस बार समाजवादी पार्टी को, यानी इंडिया अलायंस को दिया गया था। इस तरह का जो पूरा का पूरा वोट पड़ा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे। मैं तो चूंकि घूमता पूरा चुनाव खुद ही कवर करता हूं, सब जगह जाता हूं, 1999 से सारे चुनाव कवर कर रहा हूं, तो भी मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि आप चाहे लाख कह दे, अखिलेश यादव से बड़ा इस समय कोई मुसलमान वोटों को खींचने वाला उत्तर प्रदेश में लीडर नहीं है। वही हुआ, आपने देखा। उसी तरह से आप बंगाल में जब गए, जब बंगाल में था, तो वहां एक मैं उस समय पहली बार मतलब यूट्यूब पर भी आया था, क्योंकि उससे पहले मैं तो चैनलों में ही रहा हूँ, चाहे आज तक हो चाहे न्यूज नेशन हो। तो मैं जब कवर कर रहा था, तो जयपुर डायलॉग पर अक्सर हम लोग या ओंकार चौधरी जी के शो में बात करता था, तो मैं ये कह रहा था, मेरा असेसमेंट ये था कि यहाँ बदलाव आ रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले भी चुनाव कवर किए। वहां महिलाएं जिस तरह निकलकर मोदी जी की रैली में ऐसे मुट्ठियां बांध के जो कर रही थी, तो हमको लग रहा था कि ये बदलाव आ रहा है। मैं ये कह रहा था उन सब में, लेकिन जो मुस्लिम वोटर हैं मुर्शिदाबाद, मालदा और वो पूरा इलाका जो हम देख रहे थे, वो कंप्लीट मुस्लिम वोट ममता बनर्जी पर शिफ्ट हो रहा था। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे फुरफुरा शरीफ और आपको अधीर रंजन चौधरी, लेकिन आपको ये हैरानी होगी कि पूरा वोट कंप्लीट शिफ्ट हुआ फुरफुरा शरीफ
या अधीर रंजन चौधरी या दूसरा कोई मुस्लिम नेता एक वोट नहीं ले जा पाया, एक सीट नहीं ले जा पाया। उनके कैंडिडेट्स जमानत जब्त करा के रिकॉर्ड बनाते रहे। तो वहां मुस्लिम ने किस तरफ शिफ्ट किया? ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट किया। इसी तरह से आप जब यहाँ बिहार आते हैं तो वो कहां शिफ्ट किया? वो तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट किया। तो मुस्लिम कंसोलिडेशन मैक्सिमम हो चुका है, उसमें किसी तरह की दरार की आपको कोई मैं तो कह रहा हूं कि हटना तो दूर की बात है, कोई दरार नहीं आएगी, ये और कोहेसिव होगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जब हम लोग फील्ड में जाते हैं कि साहब हमको मकान भी मिल गया, हमको अनाज भी मिल रहा है, लेकिन वोट तो हम मोदी को नहीं देंगे। मोदी योगी तो दरअसल परसेप्शन पर बहुत चलती है मुसलमानों की दुनिया में। जो हम लोग वोटर्स को है, क्योंकि इस देश में जो मुस्लिमों को कहेगा वो सांप्रदायिक हो जाएगा, लेकिन जो बाकी सबको वोट डालने को कहेगा एक साथ डालने को, वो सांप्रदायिक है। और जो मुस्लिम डाल रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि हमेशा से मुस्लिम वोटर्स ने अपने आप को एक जत्थेबंदी गोलबंदी करके, जो अंबेडकर साहब कहा करते थे कि जो नाजायज ब्लैकमेलिंग करके हिंदुओं को आप उनसे हर बार वो लेंगे, अनैतिक छूट लेंगे, यानी उस जिस छूट की वो नहीं है, जो नहीं दी जा सकती, वो छूट आप हासिल करते रहेंगे, वो रियायतें। तो वो आपको इस चुनाव में, इससे अगले चुनाव में और उससे अगले चुनाव में लगातार दिखाई देगी। बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो सिर्फ 70% वोट पर चुनाव लड़ेगी 69% पे। ये ऑफिशियल है, बाकी अनऑफिशियल तो बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो 69% वोटों के लिए चुनाव लड़ेगी, कहां? बंगाल में। वो यहां लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, वो 80% की सीटों पर लड़ेगी, 80% वोटों के लिए लड़ेगी। उसमें से उसको जीत का गणित लाना है, जो जो अलग अलग टुकड़ों में। लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स है वो कंसोलिडेटली उस पार्टी के पास आएगा जो बीजेपी को हरा देती है, और ये कंसोलिडेशन बहुत ताकतवर और होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। मुझे ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने जो राजनीति की है पिछले 2-2.5 सालों में, अपने कोर वोट की अवहेलना करके मुसलमानों की राजनीति करने लग गए। इस प्रकार की राजनीति तो आप क्या कहेंगे? ये स्मार्ट मूव था या आत्मघाती राजनीति थी? और ऐसी राजनीति का कोई फ्यूचर है? आप मुस्लिम वोट तो पा गए, परंतु वो कांग्रेस से गठबंधन के कारण पाए थे ना, या ये उनका कमाया हुआ मुस्लिम वोट था उद्धव ठाकरे का? नहीं, ये उद्धव ठाकरे का कमाया हुआ वोट नहीं है। और मैं भी उस समय चुनाव के वक्त मुझे पूरा श्योर था कि वो अपने कोर वोटर को खो चुके हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी बनती है, दो चीजों से पार्टी बनती है। पार्टी बनती है अपने कोर वोटर से, और सरकार बनती है स्विंग वोटर्स के साथ इंक्लूड करके। जो पार्टियां अपने कोर वोटर खो देती है, वो पार्टियां धीरे से कूड़ेदान में इतिहास के चली जाती हैं। जो जिस तरह से सत्ता की उनको एक एक कहते हैं कि जो पागलपन की स्थिति हो जाती है बच्चों को कि मुझे यही चाहिए, उस तरह की जिद आपने उनमें देखी थी। जबकि उसके मुकाबले जो शिंदे हैं वो इतने शार्प हैं कि इसके बावजूद उनको लग रहा है कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री के पद पर वो अपने आप को बनाए हुए हैं। क्योंकि वो जानते हैं जैसे वो यहां से हटेंगे, जो कोर वोटर है, अगर कोर वोटर उनके साथ नहीं रहेगा तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे उद्धव ठाकरे ने जो मूव किया था वो संजय राउत या इस तरह के लोगों के कहने पे किया होगा, जिनको जो है जिनकी जमीनी पकड़ कुछ नहीं होती, उनको लोगों से कोई समझ नहीं होती, वो अखबारों के सहारे या जो अपने अपने बताए गए फीड है उनकी तरह से आते हैं। उद्धव ठाकरे की पूरी ताकत उनकी जो हिंदुत्व पर बेस बाला साहब ठाकरे ने 60s से अपना शुरू किया हुआ आंदोलन था, उसके आधार पर थी। लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए जिस तरह कांग्रेस के साथ सहयोग किया, तो एनसीपी, कांग्रेस और वो उन सबको, चूंकि जहां उनके अपने कुछ वोट मिल सकते थे, चूंकि मराठा, वो सिर्फ मराठा वोटों का एक कुछ हिस्सा है जो उद्धव ठाकरे के साथ है। जो गैर मराठा हिंदुत्ववादी वोट था वो कंप्लीट, उनका कोई वोटर इनके साथ नहीं है, चाहे वो कहीं का हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, क्योंकि गुजराती वहां बहुत बड़ी संख्या में मुंबई में। तो अगर हम इसको देखते हैं तो उनका ये मूव पॉलिटिकली एक हाराकिरी था। अभी वो तब तक सत्ता में, अभी तक अपना रिलीवेंस बनाए रखेंगे जितने समय तक वो इंडी अलायंस में है। जैसे वो इंडी अलायंस छोड़ते हैं, वो अपनी जमानतों को ढूंढने के मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका कोर वोटर हो सकता है 4-5%। जी,
पर मुझे एक बात बताइए, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हुआ है ये 4 दिन का, इसके बाद क्या अखिलेश और तेजस्वी लालू यादव का जो कोर वोट यादव वोट है, क्या उसके थोड़ा सा हिलने की आप कोई संभावना देखते हैं? और मुस्लिम कंसोलिडेशन के विपरीत हिंदू कंसोलिडेशन जो कि बीजेपी के पक्ष में होने की संभावना है, मैं इस पर क्या एक उस चीज हिंदू कंसोलिडेशन का हिस्सा यादव वोट भी बन सकता है यूपी बिहार का? मैं इस पे मुझे लगता है कि मैं इस पर एक जवाब देना चाहता हूं और वो फैक्ट्स में निकाल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये हम लोगों को 1972 में जाना होगा स्वामी जी की। किस तरह से आपको याद होगा 71 की उस शानदार जीत के बाद इंदिरा गांधी ने देश के 2 टुकड़े, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक बांग्लादेश बनाया। पूरे देश में अभूतपूर्व उत्साह था और 1972 में फिर उन्होंने अलग अलग राज्यों में चुनाव किए, 17-18 राज्यों में, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। तो मैं उसका डाटा देख रहा था, जीत का क्या असर हुआ होगा। तो मुझे लगता है मैं आपका 1-2 मिनट लूं ना इस पे, डाटा पे, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। प्लीज जी जी। टेक योर टाइम। आसाम में 114 सीट में से कांग्रेस 95 सीट जीतती है और उसको बहुमत मिलता है 53.20, यानी उसको लगभग 53% से ज्यादा वोट मिला। 1972 का चुनाव है। आंध्र प्रदेश में 287 सीटों में से 219 जीतती है। परसेंटेज वोट कितना है? 52.29। उसके बाद आप मैं कौन और सी राज्यों का पार्टी? बताऊं। ये कांग्रेस पार्टी आंध्र कांग्रेस, प्रदेश में? क्योंकि हाँ, ये हाँ 1972 की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जीत के जी। बाद की बात कर रहा हूँ मैं। आपको भारत पाकिस्तान के उसके साथ जोड़ रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर इंदिरा गांधी से ही कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मैं देख रहा था, बड़ा दिलचस्प मुझे लगा। और गुजरात में 168 सीट में से 140 सीट जीती और 50.93 यानी 51% वोट था। अब आप आ जाते हैं गुजरात, वहां पर बिहार में। बिहार में टोटल सीट 318 थी उस वक्त तक, वो नहीं बटा था, झारखंड भी नहीं बना था। कांग्रेस को 167 सीट मिली, यानी बहुमत से थोड़ा सा ही ज्यादा सीट अगर आप कहेंगे, 320 बैठेंगी और 314, हाँ तो 50% कुछ ज्यादा। और वोट जानते हैं कितना मिला? सिर्फ 33%, 1-2। तो मुझे लगता है ये सवाल का जवाब है, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूं कि जिस तरह का जातीय वोट वहां पड़ता है। बिहार, यूपी का तो अलग है। यूपी में मैं अगर आपको बताऊं, यूपी का भी चूंकि बता देता हूं, आप गोवा, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, मणिपुर। मैंने शायद यूपी का इसमें नोट नहीं किया या उस समय नहीं था। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको उस समय भी 33% वोट कांग्रेस ले पाई थी, जबकि इतनी बड़ी जीत हुई थी। वहां जिस तरह का दिख रहा था वो ये बताता है कि जातियों की जकड़बंदी, सोशलिस्ट पार्टी 16% वोटों के साथ थी। तो मुझे लगता है कि यादव वोटों के हिंदू वोटों के साथ कंसोलिडेशन होना मुझे बहुत बड़ी संभावना नहीं दिखती है। क्योंकि बाबा जी, जिस तरह से आप अभी भी, हम कैसे करते हैं, या तो हम फील्ड में जाते हैं या हम अब सोशल मीडिया से उस टेम्परेचर को नापने की कोशिश करते हैं जो जमीन पर है। आप ये गौर करेंगे कि सोशल मीडिया पूरी तरह से ये बताता है कि दोनों राज्यों में, देखिए, एक जाति का परसेप्शन भी होता है। हम लोग जब बात करते हैं तो इस चीज को देखते हैं। यादव को जो लीडरशिप है इस वक्त, उसको लगता है कि वो नेचुरल हकदार हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, उनको बनने नहीं दिया जा रहा षड्यंत्र के लिए। तो वो उनके पीछे, चूंकि एक जातिवादी पार्टी के पीछे जो बेस होता है उसकी जाति का होता है, तो वो जातिगत वोट आपको दिखेगा कि इंटैक्ट है पूरी तरह से अभी अखिलेश यादव के साथ और तेजस्वी के साथ। वो वोट इंटैक्ट है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सत्ता उनके लिए है, सत्ता उनके हाथ में आएगी, और उनके हाथ में आएगी तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में जो आपने देखा था, या फिर आपने जिस तरह से वहां देखा था बिहार में, वो रूप दोबारा होगा। उनको ताकत मिलेगी, उनकी पोस्टिंग्स, उनकी जिस तरह की भर्तियां और जिस तरह के उनको ठेके, टेंडर, और उनके गांव को जिस तरह से पहले बिजली, ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये जो लालच होता है, ये कई बार आपको उस चीज को अलग करता है जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जीत के साथ। तो मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पर यादव वोट के अंदर कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, क्योंकि यादव मुख्यमंत्री है, मोहन यादव, आपने देखा है मुख्यमंत्री है वहां। तो
उनको, लेकिन जब आप यहाँ लेके आए थे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान क्या कर पाए थे, जहां जहां उनकी सभाएं हुई वहां चेक कीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि जो कंसोलिडेशन है, यादव वोटों का कंसोलिडेशन मुस्लिम वोटों के साथ होगा, और उसमें मुझे कोई नहीं, चूंकि अपवाद की हम लोग बात नहीं करते, बात एवरेज की होती है। एक्सेप्शंस पर नियम नहीं बनते कि कोई एक सीट पर कुछ किसी खास वजह से किसी खास कैंडिडेट से विरोध हो जाए और उसको लेकर वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाए। ये भी जातीय आधार पर ही होगा, लेकिन कोई कंसोलिडेशन हिंदू वोटों पर यादवों की तरफ से एवरेज से ज्यादा वोट मिल जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद नहीं देखता। तो इसका मतलब आपका ये आकलन है कि यादव वोट अखिलेश और तेजस्वी के साथ इंटैक्ट रहेगा। मैं ये मानता हूं। तो और मुस्लिम कंसोलिडेशन भी अभूतपूर्व होगा इंडिया अलायंस के फेवर में। जिस तरह का हमने अभी देखा, इससे ज्यादा तो अब वो ला ही नहीं सकते, इतने ही वोट वो डाल नहीं नहीं, सकते हैं। पर इससे क्या उनको हिंदू वोटों का नुकसान होने की कोई संभावना? हाँ, इसका नुकसान ये होता है, देखिए उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग जगह पर, आपने देखा होगा कि सिर्फ यादव वोटों के आधार पर आप बहुत सारी सीटें नहीं जीत सकते हैं, तो आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जब आप जिस जाति को जोड़ते हैं, वो जाति मुझे लगता है हिंदू वोटों के आधार पर कंसोलिडेट होगी, जैसे यूपी में हमने बाद में भी देखा, कई बार देखा। और जैसे ही आपने देखा होगा कि जो विधानसभा चुनाव थे उसमें जयंत चौधरी पूरी ताकत के साथ उसके साथ जुड़ गए थे, अखिलेश यादव के, इंडिया अलायंस में लड़े, लेकिन उनकी जाति का कंसोलिडेशन जिस तरह से पूरी बेल्ट आपने देखी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी जाति का एवरेज वोट, हालांकि उनके साथ काफी वोट रहा, लेकिन वो वोट पूरा रिएक्शन में भी वापस गया, यानी बीजेपी को मिला। उसी तरह राजपूत वोटों का इस बार भी आपने देखा होगा 24 में एक भ्रम फैलाया पूरे उसमें, जिसकी वजह से 2-3 सीटें जो राजपूत बाहुल्य थी वो एनडी को मिली, लेकिन राजपूत वोटों का कंसोलिडेशन वापस उसी में होता है, जैसे ही जरा सा होता है वो वापस बीजेपी में चला जाता है। तो लिहाजा जो बाकी जातियों का वो है, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें अखिलेश यादव या तेजस्वी कोई भी सेंध लगा पाएंगे, वो कंसोलिडेट करेगा। तो धीरेन्द्र भाई, आज हमने चर्चा की ज्यादातर मुस्लिम और यादव वोटों पे। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा जाट पॉलिटिक्स पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है, वो अगले वीडियो में करूंगा। आज आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं, धीरेन्द्र भाई का यूट्यूब चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल, उसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। धीरेन्द्र भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।